स्टूडेंट पहले बिजनेस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ओपन कर लो, मैं आपके साथ फाइल शेयर कर देता हूं। खुशी पीडीएफ आ गई आपके सामने? यस सर। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप हेडिंग देखोगे चैप्टर की, स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 है ये हमारा। अगर आप हेडिंग की बात करोगे तो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो एंटरप्राइज का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। एंटरप्राइज का मतलब कोई भी बिजनेस। एंटरप्राइज का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेस। अब मुझे बताओ, बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो आपने पढ़ लिया है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं अलग अलग। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के? सर, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। और क्या पढ़ा था आप लोगों ने इसके अलावा? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ भूल गए? वेरी गुड। तो एंटरप्राइज का मतलब क्या? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये सारे बिजनेस करने के तरीके। अब जो ये बिजनेस है, या तो ये प्राइवेट लोग कर रहे हैं, या तो ये पब्लिक में, या तो ये ग्लोबल चल रहा है। ग्लोबल का मतलब हम इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं, और हम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जाके भी, आउटसाइड इंडिया बाहर जाके भी बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हम आउटसाइड इंडिया बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा बिजनेस क्या है? ग्लोबल है। अगर हम इंडिया में भी बिजनेस करते हैं और आउटसाइड इंडिया भी बिजनेस जाके कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबल है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे ये चार्ट बना रखा है। इंडियन इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या? कि यहाँ पे कुछ सेक्टर प्राइवेट के अंदर है, कुछ सेक्टर पब्लिक के अंदर है। मतलब ऐसा नहीं है पब्लिक, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कंट्रोल क्या है? गवर्नमेंट का ही है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कंट्रोल क्या है? गवर्नमेंट का ही है। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर देखोगे, मेडिकल से लेके, इंश्योरेंस से लेके, बैंकिंग सेक्टर से लेके, कोई भी सेक्टर अगर आप चेक करोगे तो उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन भी है, मतलब कि प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। तो एक बार समझ लेते हैं इन चीजों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हमारे पास बुक में एक डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले वो डिफरेंस देखते हैं जिससे कि हमें चैप्टर बारीकी से समझ में आए। और आगे, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला पेज निकाल लो। पेज नंबर है ये वाला 129। पेज नंबर 129 निकाल लो दीपांशु। बाकी किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बुक आपके पास आ चुकी है, फाइल आपको मैं भेज दूंगा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं क्या कंपैरिजन है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये बनती कैसे। कहते हैं बाय द मिनिस्ट्री एज अ डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी ये बनेगी कैसे? मिनिस्ट्री है इसकी। कौन सी मिनिस्ट्री है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है।
तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो कौन बनाता है? हाँ जी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन बनाता है? मिनिस्ट्री बनाती है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करूं तो इसे कौन बनाता है? मिनिस्ट्री। जैसे इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एक मिनट यार, लाइट चली गई है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। इसको हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको पता होगा रेलवे, इसमें एग्जाम्पल है। अगर एक बार मैं आगे चलूं, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दिए हो, हाँ ये रहा देखो। तो जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो कहाँ कहाँ पे है? डिफेंस के अंदर। खुशी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो बेटा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो कहाँ कहाँ पे है? डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पोस्ट के अंदर है, ठीक है, आपका टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है, टेलीफोन सर्विस के अंदर है। तो ये सब क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है मतलब इनको जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है? मिनिस्ट्री। देखो यहाँ पे लिखा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि यहाँ पे जवाबदेही कौन है? विवान मत करो, यहाँ पे जवाबदेही कौन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे किसका कंट्रोल है? मिनिस्ट्री का। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि पूरा 100% पैसा डिफेंस के अंदर, 100% पैसा किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने लगा रखा है। पूरा का पूरा 100% जो पैसा है वो यहाँ पे किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने लगा रखा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर हम आगे चले, अगर आप आगे चलो, पहले समझ लो इसको, फिर उसके बाद इसको चार्ट की फॉर्म में से नोट करेंगे। पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद चार्ट की फॉर्म में नोट करेंगे। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे, जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, जो क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन, ये कौन फॉर्म करता है? बाय पासिंग स्पेशल एक्ट। जो हमारी पब्लिक कॉरपोरेशन है वो कैसे बनाई जाती है? बाय पासिंग स्पेशल एक्ट। जैसे आरबीआई, हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया, तो आरबीआई का अपना एक्ट बना हुआ है। आरबीआई का अपना क्या बना हुआ है? एक्ट बना हुआ है। जैसे आपने सुना होगा शेयर मार्केट, मतलब कि अगर हमने शेयर्स खरीदने, अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं तो हम स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो बेटा स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए जो है एक कानून बना हुआ है, सेबी। सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई बना हुआ है, जितने भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए कौन बना हुआ है? आरबीआई। जितने भी बैंक्स हैं सबको रेगुलेट करने के लिए कौन बना है? आरबीआई बना है। एक मिनट होल्ड करो इसको, लाइट आ गई है, मैं डोर क्लोज कर दूं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई बैंक्स को चलाने के लिए जितने भी हमारी कंट्री के अंदर बैंक्स हैं, चाहे पीएनबी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो, कोई सा भी बैंक हो, सारे बैंक्स को रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई। तो इसके लिए आरबीआई क्या बना रखा है? एक आरबीआई एक्ट बना रखा है। इसके लिए क्या कर रखा है? एक आरबीआई एक्ट बना के रखा हुआ है, मतलब कि एक कानून बना के रखा है। एक्ट का मतलब क्या होता है?
कानून, तो एक कानून बना के रखा हुआ है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए, स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए था? एक कानून चाहिए था। भाई बैंक्स को चलाने के लिए क्या चाहिए था? एक लॉ, कोई ना कोई बॉडी चाहिए थी जो सारे बैंक्स को क्या करे? रेगुलेट करे। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक बॉडी चाहिए जो उसको रेगुलेट करे। तो सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो बॉडी बनाई गई। तो वो बॉडी क्या है? पब्लिक कॉर्पोरेशन है। पब्लिक कॉर्पोरेशन है मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी लिखा है होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब कि 100% पैसा जो है वो किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने लगा रखा है। 100% यहाँ पे जो पैसा है वो किसने लगा रखा है? गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। सूटेबल, देखो कहां पे सूटेबल है, जैसे ये डिफेंस के अंदर सूटेबल था, ये कहां पे? इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल इंटरप्राइज ऑफ नेशनल प्योरिटी। तो जो नेशनल प्योरिटी में जो कॉमर्शियल इंटरप्राइज है या इंडस्ट्रीज है, उनको बनाने के लिए यहाँ पे कौन काम करता है? यहाँ पे स्पेशल एक्ट काम करता है। आपको पता है कानून जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं। जो कानून बनते हैं वो कहां से बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है ना? या स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर वर्ड का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर वर्ड का क्या मतलब होता है? लॉ मेकिंग बॉडी। आप लिख लो, आप लेजिस्लेचर वर्ड का मतलब लिख लो कहीं पे, लॉ मेकिंग बॉडी। हमारी कंट्री में दो बॉडी हैं जो कानून बनाती हैं, एक पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का मतलब आपको पता है हाउस ऑफ द पीपल, लोगों द्वारा चुनी गई सभा, लोकसभा, राज्यसभा आपको पता होगा। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद आपने सुना होगा। तो कहीं इंडिया के अंदर स्टूडेंट कानून जो होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाते हैं, और कुछ इंडिया के अंदर जो लॉ है वो पार्लियामेंट से बन के आते हैं। पार्लियामेंट से बनने का मतलब वो लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होंगे। जो पार्लियामेंट से लॉ बन के आएगा वो पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अगर देखोगे गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कि भैया कुछ ऐसा भी है जहां पे क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये है कि यहाँ पे 100% पैसा नहीं होगा गवर्नमेंट का। ओनरशिप देखो, यहाँ पे भी 100% पैसा गवर्नमेंट ने लगाया था, यहाँ पे भी 100% लगाया था, पर यहाँ पे कितना है? एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के अंदर 51% शेयर है, अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट का 51% शेयर है, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट, अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स होल्ड किए हैं किसी कंपनी के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। कोई अगर आपसे पूछे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, तो आप बोलना अगर भारत सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, या राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी अगर एटलीस्ट 51% शेयर्स क्या कर लेगा? होल्ड कर देता है, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। आप कहोगे सर दोनों मिलके कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 किया हुआ है, इसने 21 किया है, टोटल कितना हो गया मुझे बताओ? 51। अगेन गवर्नमेंट कंपनी। तो ये कहां पे सूटेबल होता है? जो हमारा इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एंटरप्राइज है, अगेन इंडस्ट्रियल और जो कॉमर्शियल एंटरप्राइज है, रिक्वायरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल। डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के लोगों ने पैसा लगाया है, डोमेस्टिक का मतलब इंडिया के लोगों ने पैसा लगा रखा है। फॉरेन प्राइवेट कैपिटल का मतलब बाहर से पैसा लगा हुआ है। फॉरेन प्राइवेट कैपिटल का मतलब बाहर से पैसा लगा। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, और बहुत हमें डिटेल के अंदर इन चीजों को समझना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं, जिससे कि आपको इनके बीच में एक डिफरेंस पता लग सके,
और उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। मेनली चैप्टर में मेन यही चीज है, चैप्टर में मेन हमें यही चीज पढ़नी है। तो आपको क्या समझ में आया? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो मिनिस्ट्रीज बनाती है, मिनिस्ट्रीज फॉर्म करती हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से बन के आता है, जिसके अंदर एक स्पेशल एक्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? एक स्पेशल एक्ट होता है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, और गवर्नमेंट कंपनी उसी को बोला जाएगा जहां पे 51% शेयर्स किसने हेल्ड करके रखे हुए हैं? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट का मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या दोनों ने मिलके, बोथ। लीगल स्टेटस की बात करें तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसको इन द आइज ऑफ लॉ अलग नहीं माना जाता। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों? इसका खुद का क्या बना हुआ है? एक एक्ट बना हुआ है। इनका खुद का क्या बना हुआ है? एक एक्ट। गवर्नमेंट कंपनी ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये भी अलग मानी जाती है। फाइनेंस, पैसा कहां से आता है बिजनेस चलाने के लिए? सारा का सारा पैसा टोटली किसने फाइनेंस किया है? भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है भाई, सारा पैसा। इट गेट फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड कैन बोरो इंडिपेंडेंटली आल्सो। यहाँ पे क्या है? अब देखो, डिफेंस में पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे डिफेंस की, तो भैया डिफेंस में पैसा लगाना है तो सारा पैसा 100% भारत सरकार ही लगाएगी, गवर्नमेंट ही लगाएगी, ठीक है ना। और यहां अगर पैसा लगाना है पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, मतलब कि आरबीआई एक्ट, तो यहाँ पे जो पैसा है गवर्नमेंट भी लगा सकती है, और अगर कोई और भी यहाँ पे पैसा लगाना चाहता है तो वो लोग भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैसा कैसे लगा सकते हैं? बोरो करके। तो भारत सरकार यहाँ पे पैसा बोरो भी कर सकती है, भारत सरकार यहाँ पे पैसा क्या कर सकती है? बोरो भी कर सकती है। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है, बट यहाँ पे देखो लिखा है कैन बोरो एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज आल्सो पॉसिबल। मतलब कि अगर मैं कहूं ये एक कंपनी है एबीसी, ये एक एबीसी कंपनी है, कंपनी का मतलब पब्लिक लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है। आपको पता है कंपनी दो होती है, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। तो ये क्या है? ये एक पब्लिक कंपनी है एबीसी लिमिटेड का मतलब हो गया पब्लिक कंपनी है। इसके अंदर 51% पैसा किसने लगा दिया? भारत सरकार ने। बाकी 49% पैसा अदर्स ने लगा रखा है। अदर्स ने मतलब मान लो मुकेश अंबानी ने भी पैसा लगा रखा है, और भी बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है। तो वो चीज इसके अंदर क्या है? पॉसिबल है। एक बार ये तीनों पॉइंट पढ़ो, चैट बॉक्स में बताओ खुशी और दीपांशु समझ में आ रहा है या नहीं? खुशी समझ में आ रहा है? दीपांशु समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख दो। यस सर, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। बाद में डिफरेंस आप खुद बना लोगे घर पे आराम से बैठ के। फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? खुशी एक बार फोर्थ पॉइंट पढ़ दो, क्या लिखा है? managed and controlled by the government official from the concerned industry. हाँ,
तो क्या लिखा हुआ है, मैनेज और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो आपको बताइए जो डिफेंस है उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री बनी हुई है, तो डिफेंस को चलाने के लिए पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री बनी हुई है, वो पूरा उसको चलाती। कंसर्न इंडस्ट्री का मतलब जो भी उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है वो उसको चलाएगी। और यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्या है, Managed by board of directors nominated by the government parliamentary control. देखो यहाँ पे क्या है, आरबीआई एक्ट बना हुआ है, मैंने आपको बोला आरबीआई एक्ट बना हुआ है। अब बेटा आरबीआई के अंदर जो एक्ट बना है, कानून बना है, वहां पे कुछ लोग काम कर रहे होंगे, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कि जो यहाँ पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मतलब कि जिनके जिनके मैनेज और कंट्रोल के अंदर है, जो इनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं, वो नॉमिनेट किसने की है, भारत सरकार ने। तो वो नॉमिनेट होके कहां से आए, गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री, मतलब पार्लियामेंट से उनको नॉमिनेट किया गया कि भैया आप आरबीआई संभालोगे। तो वो लोग बैठ के, जो नॉमिनेट किए गए हैं वो लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, आरबीआई को संभाल रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला है, Managed by board of directors who are nominated by government, but private individuals can also be the directors. हाँ, अब इसका मतलब कि यहाँ पे अगर कोई एबीसी लिमिटेड, अगर कोई एबीसी लिमिटेड यहाँ पे कंपनी है, तो उसको चला कौन रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो कंपनी चलाते ही कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कोई आपसे पूछे कंपनी कौन चलाता है, तो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसने नॉमिनेट किए हैं, तो कहता है ये गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं, पर साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब, क्योंकि भैया जो ये कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसमें 51% पैसा तो भारत सरकार का लगा है, तो इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो नॉमिनेट किए गए भारत सरकार ने भी किए, पर जो 49% पैसा लगा है वो औरों का लगा हुआ है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का पैसा लगा है। मान लो मेरा भी पैसा लगा है, मुकेश अंबानी ने भी लगा रखा है, किसी और कंपनी ने भी पैसा लगा रखा है, तो उन लोगों ने भी क्या किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट किया है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर ओनली गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही काम कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल ने कैन आल्सो बी अ डायरेक्टर। तो जरूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं वही लोग यहाँ पे डायरेक्टर हैं, उनके अलावा जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं वो भी यहाँ पे क्या है, डायरेक्टर हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो डायरेक्टर होंगे आरबीआई एक्ट के अंदर, वो केवल गवर्नमेंट ने ही नोट क्या कर रखे हैं, नॉमिनेट कर रखे हैं, और किसी ने नहीं कर रखे। और यहाँ पे किसने कर रखे हैं, जो कंसर्न इंडस्ट्री है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री है, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको कंट्रोल और मैनेज कर रखा है। जैसे आपका इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन बताया, तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए TRAI, कभी नाम सुना है ट्राई का? ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई का मतलब है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखो टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे, तो अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो आपका एयरटेल वो भी है, आपका वोडाफोन वो भी है, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया दोनों एक साथ हो गए, तो बहुत जियो, तो ये सारी कंपनीज क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आया ट्राई बना हुआ है, TRAI एक अथॉरिटी है, एक अथॉरिटी है जो सरकार ने क्या कर रखी है, बना रखी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अथॉरिटीज बना रखी है। तो ये अथॉरिटी क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। डिपार्टमेंटल है मतलब किसी डिपार्टमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है। किस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रही है, जो टेलीकॉम के अंदर है। किस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रही है, जो टेलीकॉम के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4th पॉइंट हमें समझ में आ गया। 5th पॉइंट पढ़ो खुशी, स्टाफ। Staff, government servants and civil service code
applicable. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पे जो काम करने वाले स्टाफ में लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एंड सिविल सर्विस कोड इज एप्लीकेबल, सिविल सर्विस कोड इज एप्लीकेबल। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो काम किया जाता है एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए, सिविल सर्विस का मतलब होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। तो यहाँ पे जो काम होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होता है। मतलब अब डिफेंस में जो काम किया जा रहा है तो एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, डिफेंस वाले, ठीक है ना, अपने लिए कोई काम नहीं कर रहे वो। अगर वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो इससे हमारी पूरी कंट्री को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, हमारी पूरी कंट्री को बेनिफिट होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे डिफेंस को ध्यान में रखो कि यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब डिफेंस के अंदर जो काम कर रहे हैं वो सब क्या है, गवर्नमेंट के सर्वेंट है, ठीक है ना। और अगर बात करें पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं ये सरकारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं हम लोग बोल सकते हैं ये सरकारी कर्मचारी है। पर जो लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, जो लोग कहाँ काम कर रहे हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, मतलब कि आरबीआई। अब कई लोग बोलते हैं आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गलत है ना। आरबीआई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सेपरेट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बना हुआ है, अलग से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आरबीआई के अंदर क्या है, लोग काम करते हैं। तो आरबीआई के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। हम लोगों को ऐसा लगता है भाई आरबीआई में काम कर रहा है सरकारी कर्मचारी, सभी को यही लगता है, आप किसी से पूछोगे उसको यही लगेगा। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके लिए सेपरेट क्या बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बना हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो उसके लिए भी सेम कहानी है, गवर्नमेंट कंपनी भी सेम कहानी है, उसके लिए भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बना हुआ है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, अब कई लोगों को कहते हैं हम लोग गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, कई लोग सोचते हैं आप भाई जैसे एसबीआई में काम कर रहे हैं तो कहते हैं सरकारी जॉब है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एसबीआई जो है बेटा वो एक कहानी अलग है। मतलब आप बोल रहे हो सरकारी जॉब है पर पूरी सरकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि एसबीआई का भी अपना एक्ट बना हुआ है, एसबीआई एक्ट बना हुआ है, एसबीआई का भी अपना एक्ट बना है, मतलब कि एसबीआई का कानून बनाया गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि एसबीआई भी पूरा क्या है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि यहाँ पे भी जो एसबीआई के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है। अगर आप कल एसबीआई बैंक में काम करना चाहते हैं तो आप लोग भी काम कर सकते हैं। सर हम कैसे काम कर सकते हैं? इसके फॉर्म निकलते हैं, इसके क्या निकलते हैं, फॉर्म। आप उस फॉर्म के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एलिजिबिलिटी वहां पे बताई गई है आप उसके लिए अप्लाई करो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप यहाँ पे क्या है, एसबीआई बैंक के अंदर आप जॉब में लग जाओगे। पर जो डिफेंस की कहानी है देखो वो अलग है, जो डिफेंस की कहानी है वो अलग है। इनके जो एग्जाम है वो भी सरकार ही करवाती है, इनके जो एग्जाम है वो भी सरकारी करवाती है, एसबीआई के एग्जाम सरकार नहीं करवाती। 6 पॉइंट पढ़ो। Autonomy under strict control of government. ऑटोनॉमी क्या बोला इसके अंदर, नो ऑटोनॉमी वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ इन दोनों के अंदर पढ़ दो। Administrative autonomy, as government does not interfere in day-to-day working. Some freedom from the government interference. तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 पॉइंट के अंदर, ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल,
नो ऑटोनोमिक वर्क अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है भैया, आप अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। और यहाँ पे क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, मतलब कि यहाँ पे डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे वर्किंग, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। अगर मैं एसबीआई एक्ट की बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कहता है फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे तो पूरा ही फ्रीडम है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 100% फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पे भी फ्रीडम है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पर हल्का फुल्का होता है, थोड़ा बहुत होता है, हल्का फुल्का, बहुत कम मतलब। और यहाँ पे 100% गवर्नमेंट का क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा क्या है, कंट्रोल है। एक बार सारे पॉइंट 10 के 10 पॉइंट्स एक बार रिवाइज करो। 5 मिनट आपको दे रहा हूं, 10 के 10 पॉइंट्स एक बार रिवाइज करो। कंप्लीट हो गया, मेरे को बता दो एक बार अगर कंप्लीट हो गया तो। चलो, खुशी पढ़ लिया? दीपांशु पढ़ लिया है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 पॉइंट के अंदर अकाउंटेबल कौन है, तो यहाँ पे अगर डिफेंस मिनिस्ट्री है तो भाई डिफेंस मिनिस्ट्री अकाउंटेबल होगी। अगर यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करूं तो यहाँ पे अकाउंटेबल पार्लियामेंट होगी। यहाँ पे अकाउंटेबल कौन होगी, पार्लियामेंट। और यहाँ पे जो भी कंसर्न लिखा हुआ है मिनिस्ट्री, अगेन यहाँ पे भी कंसर्न मिनिस्ट्री, ठीक है जी। और यहाँ पे भी देखा जाए डायरेक्ट कंट्रोल जिस मिनिस्ट्री का है वही यहाँ पे क्या है, अकाउंटेबल होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन नन और वेरी लिटल, तो यहाँ पे बहुत कम होता है फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, कंसिडरेबल है मतलब कि थोड़ा बहुत कंसिडरेबल है, यहाँ पे मॉडरेट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस है यहाँ पे मॉडरेट है, मतलब कि मॉडरेट आपको पता ही है, जितना मतलब आप चाहते हो उतना आप कर लेते हो, ये नहीं कि आप जो मर्जी चाहे वो कर लोगे। मॉडरेट मतलब कर सकते हो, यहाँ पे उतना कर सकते हो जितना कंसिडरेबल होगा। यहाँ पे बहुत ही चिंदी सा आप कर सकते हो बस, ठीक है ना। या तो आप कर ही नहीं सकते और करोगे तो बहुत चिंदी सा, बहुत ही छोटा सा आप कर सकते हो। तो अब हम लोग चैप्टर के अंदर आते हैं। एक बार स्टार्टिंग से एक ओवरव्यू मिल गया हमें चैप्टर का। अब जो आने वाला 1 घंटा है आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, पूरा ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा आने वाले 1 घंटे के अंदर। खुशी, यहां से पढ़ना स्टार्ट करो, क्या लिखा हुआ है? Role of private sector versus public sector since independence. हाँ, Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many new undertakings.
The Industrial Policy Resolution of 1948 and 1956 assigned dominant role to public sector enterprises. Many areas of business were reserved for public sector. The entry of private sector was restricted in the form of licensing limits on expansion, etc. In spite of restricted role, the private sector continued to grow and contribute in economic development of the country. In spite of giving priority to public sector, this sector could not be much for the economic development of the country. That is why 1991 the government of India adopted the policy of liberalization and globalization. Under the policy, the private sector was assigned an important role. Many entry barriers on private sector were removed. The industrial licensing was abolished except in areas related to security and strategic concern. The areas reserved for public sector were reduced. The limit of expansion was raised by amending MRTP, Monopolistic and Restricted Trade Practice Act. Due to these changes, there is a tremendous improvement in economic development. पढ़ो Due to these changes, there is tremendous improvement in the economic development of our country. The business environment has undergone tremendous changes. Now there is more open and competitive environment between private sector and public sector. हाँ, अब देखो कहानी क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझो। अब देखो क्या कहानी है। कह रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, सिंस इंडिपेंडेंस का मतलब कि भैया जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। देखो सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाओ कि पब्लिक सेक्टर क्या है। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर पता होना चाहिए आपको पब्लिक सेक्टर क्या है। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आ गया इसके अंदर। नंबर 2, इसके अंदर पब्लिक कॉर्पोरेशंस आ गए। जो मैंने अभी आपको तीनों पढ़ाए, वो तीनों के तीनों क्या है, पब्लिक सेक्टर है। इसके अंदर गवर्नमेंट भी आ गया, गवर्नमेंट कंपनी भी आ गई। तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो गए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो गई। तो मुझे बताओ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो एग्जांपल है वो क्या है, रेलवे है। तो हमारा जो रेलवे सेक्टर है, मैं ऊपर लिख लेता हूं, हमारा एक सेक्टर हो गया रेलवे, ये एग्जांपल हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। ठीक है, पब्लिक कॉर्पोरेशन का हमारे पास जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बताया आरबीआई। और गवर्नमेंट का अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो बहुत सारी कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, तो आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। आपकी बुक के अंदर भेल का एग्जांपल दिया हुआ है। भेल क्या है भाई, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है जी, भेल। तो भारत सरकार की कई क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जैसे अगर आप देखोगे डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है। अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये नहीं कि जो डीएमआरसी में लोग काम कर रहे हैं वो सरकारी नौकर है। कईयों को ऐसा लगता है कि जो लोग डीएमआरसी में काम कर रहे हैं वो सरकारी नौकर है। ना भाई ना, वो गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का ये मतलब नहीं होता कि वो सरकारी नौकर हो गए। सरकारी नौकर तो कौन है, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे डिफेंस के लोग, आर्मी वाले, उनको कह सकते हो आप, वो सरकारी नौकर है। जो पब्लिक कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का अलग से। गवर्नमेंट कंपनी का भी अलग से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस का। तो कहानी समझ में आ रही है? हाँ सर, कहानी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कह रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मुझे बताओ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की पिक्चर क्लियर है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो यहाँ पैसा किसने लगा रखा है, भारत सरकार ने।
एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो पब्लिक सेक्टर में पैसा किसने लगा रखा है? भारत सरकार ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। पर अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो भारत सरकार के अलावा प्राइवेट लोगों ने भी यहाँ पे क्या कर रखा है? प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों ने भी यहाँ पे अपना पैसा लगाया हुआ है। प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों ने भी यहाँ पे अपना क्या कर रखा है? पैसा लगा रखा है। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आप रिलायंस की कंपनी का ले सकते हैं, आप टाटा की कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, जो अपना बिजनेस चला रहे। जैसे जियो, तो जियो ये अपना बिजनेस चला रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारी भारत सरकार है, नेशनलाइज मैनी इंटरप्राइज, बहुत सारी इंटरप्राइज को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज का मतलब कि उसे पूरे भारत देश में चलाया गया। नेशनलाइज का मतलब कि भाई वो पूरे भारत देश, जैसे एसबीआई है तो ये नहीं कि एसबीआई जो बैंक होगा वो केवल दिल्ली में ही मिलेगा या मुंबई के अंदर ही एसबीआई बैंक मिलने वाला है। पूरे इंडिया के अंदर एसबीआई बैंक आपको मिलेगा। एसबीआई बैंक की सर्विस आप पूरे इंडिया में ले सकते हैं। नेशनलाइज होने का मतलब ही ये है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की गई उसके लिए। फिर कहता है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, मतलब कि जो इंडस्ट्री चलाई जाती है उसके लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। तो 1948, उसके बाद हमने 1956 में बनाई, ठीक है। पर जिसके अंदर जो मेन डोमिनेट रोल प्ले कर रहा था वो कौन रोल प्ले कर रहा था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर किसी भी चीज की बात करें, बैंकिंग सेक्टर को लेके, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेके, किसी भी सेक्टर की अगर बात करें तो हर जगह कौन था? हर फील्ड के अंदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज थी, मतलब कि जो सरकार थी उसी का कंट्रोल था। तो हर जगह सरकार ही काम कर रही थी, पूरे देश को सरकार ही चला रही थी। अगर कोई इंडस्ट्री की भी बात करें तो वो भी सरकार ही चला रही थी। अगर हम लोग टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो आपको पता होगा बीएसएनएल या आपने एमटीएनएल नाम सुना होगा। तो ये लोग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर भारत सरकार ही चला रही थी। बिजली की बात करूं तो बिजली भी किसकी थी? भारत सरकार की। जो बीएसईएस का जो बिल आता था हमारा, वो भारत सरकार की अंडरटेकिंग थी। अब तो क्या हुआ, रिलायंस की कंपनी ने उसे टेक ओवर कर लिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेच दिया। तो आज की डेट में भारत सरकार की नहीं है बीएसईएस, प्राइवेटाइजेशन हो गया बीएसईएस के अंदर। तो मैनी एरिया ऑफ बिजनेस आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। बहुत सारा एरिया क्या था? रिजर्व था। किसके साथ रिजर्व था? पब्लिक सेक्टर के साथ, मतलब कि सरकार का पैसा लगा हुआ था। प्राइवेट को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, प्राइवेट सेक्टर वहां नहीं आ सकता था, उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर लाइसेंस के बाद पता लगता था कि उसको लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा थी। प्राइवेट सेक्टर इसकी वजह से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था, ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे 91 में बेटा दोबारा से हिंदुस्तान गुलाम बनने वाला था। इस टाइम पे मनमोहन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो 1991 में मनमोहन जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। दोबारा से इंडिया कटोरा लेने वाला था, इंडिया भिखारी बनने से बच गया। इंडिया ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या किया? लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब भैया जो लाइसेंस लेना है आपको, जो यहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर को, वो लाइसेंस क्या कर दिए? एबॉलिश कर दिए। वो लाइसेंस यहाँ पे एबॉलिश कर दिए कुछ सेक्टर के अंदर, बस कुछ सेक्टर के अंदर यहाँ पे क्या रख दिया? लाइसेंस रख दिया कि कुछ सेक्टर के अंदर बस आपको क्या करना है? लाइसेंस करना है। पर बाकी काफी सेक्टर्स के अंदर एबॉलिश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्वेशन था वो भी क्या कर दिया गया? रिड्यूस कर दिया गया। और एक हमारा एक्ट कानून था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का क्या मतलब है? मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मुझे बताओ आज की डेट में सरकार क्या चाहती है? ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो या कम से कम कंपटीशन हो? प्लीज जवाब दो, चैट बॉक्स के अंदर आप लोग जवाब दो। सरकार आज की डेट में क्या चाहती है किसी भी प्रोडक्ट को लेके? जैसे सैनिटाइजर ले लो आप,
कोई भी आप चीज ले लो, जो भी आजकल मार्केट के अंदर नीड है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो या कम से कम कंपटीशन हो। चैट बॉक्स में बताओ मुझे क्या चाहती है सरकार, कंपटीशन ज्यादा या कम? हाँ जी, कंपटीशन ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? चैट बॉक्स में लिखो ज्यादा या कम। ज्यादा कंपटीशन अभ्याप, वेरी गुड। दीपांशु आप बताओ सरकार क्या चाहती है, ज्यादा कंपटीशन या कम कंपटीशन? दीपांशु भी कह रहा है सर ज्यादा कंपटीशन चाहती है, वेरी वेरी गुड, आ जाओ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। तो आज की डेट में भाई इन्वायरमेंट जो है वो हमारा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। हमारा जो इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, हम पब्लिक सेक्टर से कहीं ना कहीं हम लोग मूव कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। पहले अगर मैं बात करूं, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर सरकार पूरा कंट्रोल था, सरकार ही चला रही थी। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, सरकार ही चला रही थी। बैंकिंग सेक्टर भी कौन चला रहा था भाई, सरकार ही चला रही थी। इंश्योरेंस सेक्टर भी सरकार ही चला रही थी। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो सरकार रन कर रही थी, पर आज प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कई चीजों को एबॉलिश कर दिया है। तो उसी तरीके से जो आपका ये एमआरटीपी एक्ट है, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, मतलब कि यहाँ पे बोला जाता था कि भैया मोनोपोली होनी चाहिए। जैसे रेलवे सेक्टर है, तो आप रेलवे सेक्टर की देखोगे तो मोनोपोली थी, पर आज की डेट में रेलवे सेक्टर की भी पूरी मोनोपोली नहीं है, ठीक है ना। आप एयरलाइंस की बात करोगे, लोग एरोप्लेन से जब घूमने जा रहे हैं, तो पहले क्या होता था, एयर इंडिया भारत सरकार का एरोप्लेन है, एयर इंडिया भारत सरकार है। आज की डेट में आपको पता है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी एयरलाइंस है। आपने नाम सुना होगा इंडिगो, आपने नाम सुना होगा स्पाइस जेट, ठीक है ना। तो फॉरेन एयरलाइंस भी है, आपको ये भी पता होगा। तो आज की डेट में ये एक्ट भी क्या है, खत्म हो चुका है। आज की डेट में ये एक्ट भी खत्म हो चुका है, कंपटीशन एक्ट आ गया है। कौन सा एक्ट आ गया है, कंपटीशन एक्ट, यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आज की डेट में स्टूडेंट कंपटीशन एक्ट आ चुका है। आगे चलते हैं, इसको रोटेट करता हूं जरा एक बार, ये देखो। ये अगर आप देखोगे तो इंडिया आज की डेट में मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुका है। मिक्स्ड इकोनॉमी बन चुका है मतलब आज की डेट में सरकार भी कंट्रोल कर रही है और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल है। ऐसा नहीं है कि बस सरकार का ही कंट्रोल है इंडस्ट्री में। तो आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दोनों का मिक्स है आज की डेट में। तो यहाँ पे देखो सोल प्रोप्राइटर, लोकल रिटेलर, गली मोहल्ले में देखो लोग रिटेलिंग शॉप खोल के बैठे हैं, स्टेशनरी की शॉप खोल के बैठे हैं, टेलर, ब्यूटी पार्लर, ये सब शॉप खोल के बैठे हैं। पार्टनरशिप, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स खुली हुई हैं, लॉ फर्म्स खुली हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर। एचयूएफ में हमारा पुश्तैनी बिजनेस चला हुआ आ रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, जितनी भी ये द्वारका के अंदर सोसाइटी हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं। ये मैं आपको वीडियो लेक्चर इस हफ्ते दे दूंगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था अमूल, मैंने आपको अमूल का एग्जांपल दिया था, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी। बहुत ताज होटल आपने सुना होगा, ओबराय मुंबई के अंदर है, तो ये लार्ज होटल है जो कंपनी फॉर्म में चलते हैं। बड़े बड़े मॉल्स ये सब कंपनी फॉर्म में चलते हैं। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर्म्स के अंदर चलती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको पता ही है, रिलायंस, कोक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कैडबरी, नाइकी। मल्टीनेशनल मतलब कि भैया हिंदुस्तान में बिजनेस के अलावा इनका बिजनेस क्या है, बाहर भी होता है। तो इनका बिजनेस इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस हो रहा है। फिर देखो ये आ गया पब्लिक सेक्टर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट।
डिपार्टमेंटल में आप देख लो रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, पर आज की डेट में नहीं है पूरा। ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आजादी से, ये बात कर रहा है आज। डिफेंस तो देखो अभी भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, पोस्ट ऑफिस, टेली, ये भी है, ठीक है। टेलीफोन के अंदर कुछ है गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, रेलवे के अंदर, मतलब कि अभी वो कह रहा है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है रेलवे में चल रही है, टेलीफोन के अंदर चल रही है, पर इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि जो टेलीफोन है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर नहीं है। इसका ये कहने का मतलब है कि आज भी सरकार के ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चल रही है। जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशन में अभी भी LIC चल रही है, IDBI चल रहा है, RBI चल रहा है, एयर इंडिया मैंने आपको बताया, ठीक है। जो हमारा एरोप्लेन है, मतलब कि जो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है उसके अंदर एयर इंडिया, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन है, भारत सरकार की है, सारा पैसा 100% भारत सरकार ने लगा रखा है, और हर साल इसको लॉस होता है, तो भी ये इंडस्ट्री क्या है, चल रही है। कैसे चल रही है भाई, भारत सरकार का पैसा लगा है, गवर्नमेंट कंपनी है, गेल, सेल, भेल। गेल पता है आपको, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो ये सारी क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी है। खुशी समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अब देखो बेटा, आपने पहले डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया तो आपको चीजें क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही हैं, इसलिए आपको पहले डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया गया था। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे इसको, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो मुझे बताओ कितनी फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की? 3, डिपार्टमेंटल, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। चलो जी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करते हैं। तो क्या ये ओल्डेस्ट फॉर्म है? आंसर इज यस, सबसे पुराना फॉर्म है, ठीक है जी। उसके बाद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ये एक गवर्नमेंट का क्या है, डिपार्टमेंट है, इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका जो फंक्शनल अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री, कोई भी एक मिनिस्ट्री है उसके कंट्रोल में, या किसी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उसके कंट्रोल में आता है। तो मुझे बताओ जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किसके कंट्रोल में है? सर या तो वो किसके कंट्रोल में होगी, मिनिस्ट्री के, कोई भी एक मिनिस्ट्री होगी उसके कंट्रोल में होगी, या तो वो किसके कंट्रोल में होगी, किसी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। एग्जांपल जैसे डिफेंस, तो डिफेंस की क्या बनी हुई है, डिफेंस मिनिस्ट्री बनी हुई है, तो वो डिफेंस क्या है, इस मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल है। पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस का क्या बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो पोस्ट ऑफिस उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, कंट्रोल के अंदर आता है। उसके बाद फीचर्स, फीचर्स पढ़ लेते हैं फटाफट। फीचर्स क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? क्या पता लग गया अगर एग्जाम में आएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है? सबसे पहले बता देना ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग है, उसके बाद बता देना कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वन ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई भी एक डिपार्टमेंट जो होगा वो कौन कंट्रोल कर रहा होगा, गवर्नमेंट, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल दे देना। फीचर्स देखो क्या है, सबसे पहला फीचर पढ़ो क्या लिखा है, They operate under the overall control of one of ministries or central or state तो ये किसके ओवरऑल कंट्रोल कौन कर रहा है इनको? या तो कोई एक मिनिस्ट्री कर रही है, वो सेंट्रल की हो सकती है या वो स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो सकती है। इनका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है? एनुअल जो हमारा बजट होता है, सरकार का जो बजट होता है उसके अंदर से पैसा इसके अंदर दिया जाता है। आपको पता है डिफेंस के अंदर बोला जाता है इतना पैसा हम लोग डिफेंस में खर्च करेंगे, इतना पैसा इस बार रेलवे के अंदर खर्च होगा। आपको पता होगा पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, पहले रेलवे के अंदर रेलवे का अलग से बजट आता था कि रेलवे का कितना पैसा खर्च होना है, उसका एक अलग से बजट आता था। अब रेलवे बजट आना भी बंद कर दिया मोदी जी ने, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो तो पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे कम किया जा रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे कम किया जा रहा है। रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो भी रेवेन्यू आएगा, जो पैसा कमाएगी रेलवे, डिफेंस, जो भी पैसा कमाते हैं वो पैसा कहाँ डिपॉजिट होगा? सरकारी खजाने में।
स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहां से आएगा? जो स्टाफ काम करने वाला आएगा वो सिविल सर्वेंट होगा एंड आर रिक्रूट एंड कंपनसेटेड एज पर सिविल सर्वेंट। तो सरकारी नौकर माना जाता है इसको, ठीक है जी। वो गए सरकारी क्या है, जो भी है सरकारी क्या बोलते हैं, जवाई है जो भी है, ऐसे कुछ बोलते हैं। छठा पॉइंट देखो क्या लिखा है। एक मिनट यार, दोबारा से लाइट चलेगी, आप एक बार पॉइंट पढ़ो, मैं जरा लाइट ऑन कर दूं। देखो यहाँ पे दीपांशु, टोटल पहले हमने 5 पॉइंट्स का डिस्कशन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे 6 पॉइंट के अंदर जो डायरेक्ट कंट्रोल है भाई, वो किसी ना किसी एक डिपार्टमेंट का है जो अकाउंटेबल है। हमने बात की थी अकाउंटेबल की, तो जिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल होगा, वही यहाँ पे अकाउंटेबल होगा, वही कंसर्न मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या होगी, अकाउंटेबल। They can be sued in the same manner as one can file a suit against the government। आपको पता है कि डिफेंस में अगर डिफेंस के अगेंस्ट केस चलेगा तो वो केस सेम, सूट का मतलब क्या होता है, किसी के अगेंस्ट केस फाइल करना। तो दे कैन बी सूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जैसे आप भारत सरकार के अगेंस्ट क्या करते हैं, केस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सेम मैनर के अंदर क्या होगा, केस फाइल होगा। तो जैसे हम लोग भारत सरकार के अगेंस्ट केस फाइल करते हैं, उसी तरीके से अगर आपको डिफेंस के अगेंस्ट केस करना है कि भाई डिफेंस वालों ने गलत तरीके से क्या किया, काम किया, डिफेंस वालों ने गलत तरीके से क्या किया, काम किया, अगर आप उनके अगेंस्ट भी केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या कोई भी जैसे पोस्ट ऑफिस है, आपको पोस्ट ऑफिस के अगेंस्ट केस करना है कि भैया पोस्ट ऑफिस वालों ने आपकी एम्प्लॉयमेंट का ज्वाइनिंग लेटर था, मतलब कि आपकी कहीं पे नौकरी लग गई थी और सरकारी पोस्ट ऑफिस ने टाइम पे आपको क्या है वो ऑफर लेटर नहीं दिया, उसकी वजह से आपका लॉस हो गया, तो आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस होता है, सेम उसी मैनर में उनके अगेंस्ट भी केस फाइल हो जाएगा। एडवांटेज पढ़ लेते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के इजी फॉर्मेशन है, इजीली बनाई जा सकती है। इफेक्टिव कंट्रोल है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल है, एक ही यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, एक ही मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यहाँ पे फंड का जो यूटिलाइजेशन होता है वो ऑप्टिमम होता है। सब्जेक्ट टू, ये चेक किया जाएगा कि मिनिस्ट्री से कितना पैसा सैंक्शन हुआ है, कितना आपके लिए बजट बना है। डिफेंस का आप एग्जांपल यहाँ पे बार बार ले सकते हैं। अकाउंटिंग होती है पूरी डिफेंस के खर्चे की कि भाई जो पैसा है कितना, जहां जहां खर्च हुआ उसकी पूरे रिकॉर्ड होते हैं। और आपने एक मूवी देखी होगी, अक्षय कुमार की एक मूवी थी, वो व्हाइट ड्रेस में होता है, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा, नेवी वाली मूवी थी, वो जहाज खरीदते हैं, उसके अंदर घोटाला हुआ था, फिर वो किसी का मर्डर भी कर देता है, अक्षय की मूवी थी। दीपांशु नाम याद है? नो सर। मूवी के अंदर एक सॉन्ग था, तेरे संग यारा रंग बहारा, पता नहीं क्या गाने। रुस्तम। हाँ रुस्तम, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने सुना होगा ना, कई बार ऐसा होता है कि जहाज खरीदे जा रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज खरीदी जा रही है, उसके अंदर घोटाले हो जाते हैं भाई। तो वो तो मूवी में क्या है, गरम मसाला ये सब डाल देते हैं। तो मेनली मूवी के अंदर जो था उस टाइम पे ये हुआ था उस नेवल ऑफिसर के साथ, ठीक है ना। वो गलत जहाज क्या है बेचे जा रहे थे, तो उसको पता लग गया था कि ये जो जहाज है मतलब इनकी इतनी कीमत नहीं है, और फिर भी खरीदे गए। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपको बताइए पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। पब्लिक रेवेन्यू, जो पैसा यहाँ कमाते हैं वो कहाँ जाता है, सरकारी खजाने में। मैंने कहा था ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब पैसा कहाँ जाएगा, सरकारी खजाने के अंदर। सिक्रेसी, जो भी ये लोग एक्टिविटी करते हैं उस काम को क्या रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अवॉइडेंस ऑफ डिस्क्लोजर,
पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता उन चीजों को, क्योंकि ये चीज सेंसिटिव मैटर होते हैं। डीमेरिट्स में आ दो, डिसएडवांटेज क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर के? सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल क्या है भाई? स्ट्रिक्ट कंट्रोल है पार्लियामेंट का, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसमें टॉप लेवल के लोग ही डिसीजन ले सकते हैं, तो बड़ी दिक्कत की बात है। दिस रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एफिशिएंसी ऑफ अंडरटेकिंग नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है? The departmental undertaking have no power to utilize their revenue as per their deposit in the treasury। मतलब जितना पैसा ट्रेजरी में डालेंगे, जितना पैसा सरकारी खजाने में डालेंगे, जरूरी नहीं है कि उतना पैसा ये लोग क्या कर सके, यूज कर सके। सो एम्प्लॉइज आर नॉट मोटिवेटेड। आपको पता है सरकारी है, वही सैलरी चलती रहती है, कोई सैलरी उलरी भी नहीं बढ़ती है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये क्या मतलब था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग पैसा नहीं लगा सकते, एज दे आर सब्जेक्ट टू बजट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पहले से बजट बना रखा होता है। दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली। अपना खुद का पैसा ये लोग फ्रीली कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एज दे हैव डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। जितना पैसा उन्होंने ट्रेजरी में रखा है, इट हैज नो इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ओन वे। तो अपने तरीके से ये लोग पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या है? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ही इसको मैनेज करते हैं। ऑफिसर्स आर ओवरबर्डन विद द पेपर वर्क, दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम टू आंसर द क्वारी। तो हमेशा बस क्या है, पार्लियामेंट को जवाब देते रहो कि भैया हमने ऐसा काम क्यों किया। तो मैनेजमेंट एक तरीके से काम कर ही नहीं पाती, उसका जो सारा बर्डन है वो पेपर वर्क में ही चला जाता है, मिनिस्ट्री को जवाब देने में ही चला जाता है। और ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है लास्ट? रीड टैपिस ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक बार पढ़ना इसको खुशी, ये पॉइंट पढ़ो, समझाता हूं। Red tapeism and bureaucracy. Red tapeism, bureaucracy refers to delaying decisions due to many formalities. The decisions in the departmental undertaking are delayed due to administrative formalities, paperwork, procedures, etc. Innovation, bold approach, immediate action, which are so essential for the growth of an enterprise, have no place in the departmental undertaking. Sustainability, the departmental undertakings are sustainable in the following देखो यहाँ पे cases. सीधी और सिंपल सी बात है। रेड टैपिज्म, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है कि भैया ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग काम करना है तो उसके अंदर हमेशा डिले ही होता है। कोई भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग काम करना है उसके अंदर हमेशा डिले होता है। डिले होने का कारण क्या है? पेपर वर्क बहुत है, प्रोसीजर है उसका, एक जो प्रोसीजर है भाई उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, काम होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ब्यूरोक्रेसी बहुत है, मतलब दफ्तरशाही ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लो। एक बार ऐसा करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं। एक बार इसको रिवाइज, ब्रेक का मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा, ब्रेक का मतलब चलो दीपांशु, खुशी, Yes, sir. हाँ बेटा स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बता दो दीपांशु, आप चैट बॉक्स में लिख दो आप लाइव आ गए हो या नहीं आ गए। ठीक है, यस, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन का एक और नाम है, पब्लिक कॉर्पोरेशन का एक और नाम है, इसे स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब
स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है कि ये एक कंपनी है। स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन का मतलब तो क्या हो गया कि यहाँ पे स्टैचुरी का मतलब क्या हो गया? जिसे स्टैचूट के द्वारा बनाया गया। स्टैचूट कौन है? हमारा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया। पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, ठीक है। या तो वो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बना पार्लियामेंट से बना, या वो स्टेट लेजिस्लेचर से बन के आया। या तो वो कहां से बन के आया? स्टेट लेजिस्लेचर से। आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर बस दो लोग हैं जो कानून बनाते हैं, एक पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट से कानून बना है या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसको बोलते हैं, उस कानून को बोलते हैं स्पेशल एक्ट। एक स्पेशल एक्ट बनाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया आरबीआई, तो आरबीआई का एक एक्ट बनाया गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए इंडियन एयरलाइंस, इसका खुद का एक एक्ट बना हुआ है। एयर इंडिया, इसका खुद का एक एक्ट बना हुआ है। एसबीआई खुद का एक्ट है। एलआईसी खुद का एक्ट है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुद का एक्ट है। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन खुद का क्या बना हुआ है? इनका एक्ट बना हुआ है। तो ये सारी क्या है? कंपनी है। ये सारी क्या है? कंपनी है। और इन कंपनी को बोला जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। इन कंपनीज को क्या बोला जाता है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसके फीचर्स क्या है देखो। तो अगर एग्जाम में आ जाता है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन लिखने के लिए, तो लिख लेना स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ही लगाती है। इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशन एक्सेट्रा ऑल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो जो एक्ट में डिसाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर है, ऑब्जेक्टिव है और लिमिटेशंस है। सबसे पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। क्या फीचर्स है? फीचर्स में आ जाओ। सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। या कौन क्रिएट कर रहा है? सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। पावर, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड अंडर द एक्ट। तो जो भी पावर है, ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन है, वो सब कुछ पब्लिक कॉर्पोरेशन के कहां पे डिफाइन है? एक्ट के अंदर। कंट्रोल किसका है? वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का इसके अंदर कंट्रोल है। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया? आंसर इज यस। क्यों बोला गया? मैंने कहा ना ये कंपनी है सब। ये जो यहाँ पे एलआईसी बोला है, तो एलआईसी भी तो एक कंपनी है, ठीक है ना। इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एक्ट इज पास्ड। जैसे ही एक्ट क्या होता है? पास हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि ये कंपनी क्या हो गई है? इनकॉर्पोरेट हो गई है इन द पार्लियामेंट। मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो किसने नॉमिनेट किए हैं? गवर्नमेंट ने। देखो डिफरेंस पढ़ने से पता लग गया। स्टाफ, स्टाफ की बात कर रहा है। जो स्टाफ की रेम्यूनरेशन होगी, वो सब कुछ होगा, वो पब्लिक कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन एटोनॉमी आपको बताया था, यहाँ पे रिलेटिवली फ्री है। थोड़ी बहुत यहाँ पे दिया गया है फ्री, मतलब कि गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। पर डिपार्टमेंटल में आपको बताया था पूरा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का होता है। मेन मोटिव पब्लिक कॉर्पोरेशन सर्व, जनरल पब्लिक को सर्व करना। अकाउंटेबल आपको पता ही है किसके यहाँ पे? अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल है। इट हैज सबमिटेड इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो अपनी एनुअल रिपोर्ट बना के भेजते हैं, जो भी सारा इनका काम हुआ होता है उसकी, पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। अकाउंटेबल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय। जितनी भी ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है, चाहे एलआईसी की बात करें या किसी की भी हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इन सबका ऑडिट कौन करता है? इन सबका ऑडिट करता है कैग। बेटा एग्जाम में आ सकता है। कैग का मतलब क्या होता है? कंपाउंडरल ऑडिटर जनरल। जैसे रिलायंस की कंपनी है, तो रिलायंस की कंपनी का ऑडिट कौन करेगा? कोई भी कर सकता है। रिलायंस की कंपनी का ऑडिट कोई भी कर सकता है। पर अगर पब्लिक कॉर्पोरेशन का ऑडिट करना है, तो उसका ऑडिट करने के लिए कैग को बनाया गया है। मतलब एक अथॉरिटी, सबसे बड़ी बॉडी है अकाउंट्स के अंदर ऑडिट करने की सबसे बड़ी बॉडी है कंपाउंडरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सरकारी कंपनियों की क्या करती है? ऑडिट। कोई आपसे पूछे सरकारी कंपनी की ऑडिट कौन करता है, बोल देना कैग, CAG।
उसके बाद आ जाओ एडवांटेज क्या है इसके। तो एडवांटेज भी बिल्कुल सिंपल से है। एडवांटेज एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी, पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना। क्विक डिसीजन, आपको पता है क्विक डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लेस फॉर्मेलिटीज है। जितनी डिपार्टमेंटल के अंदर फॉर्मेलिटीज है उतनी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे नहीं है। एक मिनट, हाँ लाइट आ गई, एक मिनट वेट करो, एक बार पढ़ो जरा इसको। 5 के 5 पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, खुशी थर्ड पॉइंट पढ़ दो एक बार। Service motive. The activities of public corporation are discussed in parliament. This ensures protection of public interest. देखो क्या कहानी है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के हम लोग एडवांटेज देख रहे हैं। हम लोग पब्लिक कॉर्पोरेशन के क्या देख रहे हैं? एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है? सर्विस मोटिव। भैया जो सर्विस आप दे रहे हो वो किसके मोटिव के लिए आप लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हो? तो यहाँ पे हम प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला था आरबीआई एक्ट, अब जो ये आरबीआई एक्ट बना हुआ है ये किसके इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है? पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है। अगर कोई भी बैंक गलत काम कर रहा है किसके साथ? कंज्यूमर के साथ। अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी बैंक गलत काम कर रहा है तो उसको पनिश कौन करेगा? हाँ जी, आरबीआई पनिश करेगा। तो आरबीआई किसके इंटरेस्ट में यहाँ पे काम करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। एफिशिएंट स्टाफ। पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आरबीआई के खुद के रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं। रिगार्डिंग रेम्युनरेशन क्या होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, वो सब कुछ आरबीआई ने बना रखा है। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी, अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट एंड वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। तो यहाँ पे मतलब कि सिक्योर होती है जॉब आरबीआई की। ऐसा नहीं होता कि आपसे 1 साल काम कराया अगले साल आपको निकाल दिया। प्राइवेट जॉब के अंदर आपको पता ही ऐसे होता है, 1 साल काम कराया अगले साल निकाल दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर्स बिजनेस एक्सपर्ट। जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे आरबीआई के अंदर, जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो बिजनेस एक्सपर्ट होंगे, उनको नॉलेज है पूरी। ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप, जैसे लेबर ग्रुप को क्या करना? रिप्रेजेंट करना, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करना, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। तो वो लोग यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। वो लोग क्या है? जो लोग लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे क्या बनाया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिसएडवांटेज देखो क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ पे इंटरफ्रेंस है, देखो कुछ ना कुछ तो इंटरफ्रेंस पब्लिक का है, मिनिस्ट्रीज का है। तो पेपर के थ्रू ही सारा काम होता है। तो आपको पता है जब पेपर के थ्रू काम होता है दफ्तर साई काम हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं उसको, ऐसा काम हो जाता है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पब्लिक कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव फेस कंपटीशन। अब पब्लिक सेक्टर को कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता। जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, जहाँ पे स्टूडेंट कंपटीशन नहीं होगा, वहाँ पे क्या है? इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। नॉट गाइडेड प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के लिए भी ये लोग काम नहीं करते। तो आपने देखा जैसे एयर इंडिया, अब एयर इंडिया अब जाके ना प्राइवेटाइजेशन हुआ है। मतलब अब जाके क्या है? प्राइवेट एयरलाइंस भी चलने लग गई है। अब पहले तो क्या होता था? पहले केवल एक ही एयरलाइंस थी इंडिया की, एयर इंडिया, मतलब भारत सरकार की थी, वही एयरलाइंस चलती थी। धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन हो गया। का कंपटीशन बढ़ गया? नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। कंपटीशन होने से क्या हो गया? लॉस हो गया। इस पब्लिक कॉर्पोरेशन को क्या हो गया? लॉस। अब मुझे बताओ, इसको लॉस भी हो रहा है तो भी क्या है? कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा सरकार की तरफ से। एयर इंडिया घाटे में जा रही है तो भी कोई यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। सीधी सिंपल सी बात है भैया, मुकेश अंबानी का बेटा है, मान लो 10वीं फेल हो गया, वो कह रहे भाई कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है अपने पास। तो ये डिसएडवांटेज है। रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब ऑब्जेक्ट्स एंड पावर ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय एक्ट। एक्ट में जो बता रखा है वही होता है। रिजिड का मतलब कि चेंजेस करना, अमेंडेड का मतलब चेंजेस करना।
तो चेंजेस करना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। अनफेयर प्रैक्टिस, गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंड्यूस इन अनफेयर प्रैक्टिस। कई बार होता है अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं आपसे। अगर एयर इंडिया ज्यादा प्राइस चार्ज कर ले या रेलवे वाले ज्यादा प्राइस चार्ज कर ले, ज्यादा मतलब उन्होंने पॉलिसी बना ली कि भैया अब हम इस टिकट का ये प्राइस लेंगे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये तो सरकारी है ना, अभी सरकार की मर्जी कुछ भी करते रहे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। ये क्या है, एक डिसएडवांटेज। गवर्नमेंट कंपनी में आ जाओ, बस लास्ट टॉपिक है, फिर क्लास फिनिश करेंगे, रात को मिलेंगे 10 बजे। गवर्नमेंट कंपनी में आ जाओ। गवर्नमेंट कंपनी मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कंपनी मींस एक कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक कंपनी है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। क्या होल्ड कर रहे हैं? पेड अप शेयर कैपिटल। और ये गवर्न कौन से कानून से होती है? कंपनीज एक्ट 2013 से ये गवर्न होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड किस में होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनीज के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे फीचर्स बता रहा है गवर्नमेंट कंपनी के क्या फीचर हैं, और भेल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। भेल मैंने आपको बताया भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सरकारी कंपनी है। रजिस्ट्रेशन, मुझे बताओ अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, इनकॉर्पोरेट करानी है, कौन से कानून में इनकॉर्पोरेट होगी? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये कानून इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट कंपनी को बहुत जगह एग्जम्प्ट किया गया है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को पूरा का पूरा जो कंपनी सेक्ट है बेटा, पूरे कंपनी सेक्ट में 470 सेक्शन है टोटल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे रेजोल्यूशन पास होते हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर रेजोल्यूशन पास करें कि ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आपके घर के अंदर भी रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। अगर मान लो घर पे 6 लोग हैं, अगर घर में 6 लोग हैं और 4 लोग किसी बात को हाँ बोल दें, तो हम कहते हैं कि जी वो चीज हाँ हो गई। यस और नो? यस। पर कई चीजों के अंदर स्टूडेंट स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे 75% या उससे ज्यादा लोगों की क्या है, एसेंट चाहिए, मतलब कि लोग मान जाएं। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा अगर लोग कह दें हाँ तो हाँ। पर स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या होता है, 75% या उससे ज्यादा लोग अगर हाँ कहें तो उसको हाँ बोला जाता है। तो जहां जहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, जहाँ पे 75% या उससे ज्यादा लोगों की हाँ चाहिए, उसको एग्जम्प्ट किया गया है। ओनरशिप आपको पता है, सरकार की ओनरशिप है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन लोग बैठे हैं? जो नॉमिनेट किए हैं गवर्नमेंट ने, और किसने नॉमिनेट किए हैं? अदर शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे नॉमिनेट कर रखे हैं। क्या इसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है? आंसर इज यस, क्योंकि ये कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ये खुद क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्या मिनिस्ट्री का कंट्रोल है इसके ऊपर? यस, सब्जेक्ट टू कंट्रोल है मिनिस्ट्री, पूरा कंट्रोल नहीं है, सब्जेक्ट टू कंट्रोल है, और सुपरविजन भी करती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब क्या पैसा सरकार ही देती है या पैसा बाहर से भी बोरो करके लगा सकते हैं? तो सरकार भी पैसा देती है, साथ में इनको एंजॉय दिया गया है कि आप बाहर से भी पैसा बोरो करके गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लगवा सकते हो, क्योंकि 51% सरकार का होगा, 49% बाहर वालों का होगा। अफिशिएंट स्टाफ, स्टाफ बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्विस रूल। सिविल सर्विस रूल मतलब कि जो सरकारी रूल बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबल होगी टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न है। क्या इसका भी एनुअल रिपोर्ट बनेगी? क्या इसके अकाउंट्स की भी ऑडिट होगी? आंसर इज यस। कौन करेगा इसकी ऑडिट? अगेन कैग, नहीं लिखा हुआ लिख लेना, इसकी भी ऑडिट कैग करेगा, कंपाउंडर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एडवांटेज देखो क्या है इसके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी,
द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। गवर्नमेंट का क्या है, इंटरफेरेंस क्या होता है, बहुत कम। विजिलेंस का मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे फ्री रखा गया है सॉरी, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, विजिलेंस का मतलब देखना, तो यहाँ पे सरकार देखे या ना देखे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। गवर्नमेंट कंपनीज मैनेज फाइनेंस एंड ऑडिटेड जस्ट एज अदर प्राइवेट कंपनी। जैसे अदर प्राइवेट कंपनीज को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है, उसी तरीके से इसको भी किया जाता है। तो इसके अंदर सिक्योर है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है, क्विकनेस है, जल्दी डिसीजन लिए जाते हैं। एफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पे स्टाफ भी क्या होता है, एफिशिएंट होता है। कोलैबोरेशन, government company can avail and accommodate managerial skill, technical know-how, expert of private enterprise by conventionally collaborating with it। मतलब कि collaboration का मतलब होता है किसी से हाथ मिलाना। क्या गवर्नमेंट कंपनी किसी टेक्निकल नो हाउ, जिनके पास एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल है, एक्सपर्टीज है, क्या उनसे हाथ मिला सकती है? आंसर इज यस, ये लोग उनसे हाथ मिला सकते हैं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डीमेरिट्स। अगेन डीमेरिट के अंदर सबसे पहला डीमेरिट क्या आ गया, ऑटोनॉमी ऑफ पेपर वर्क। पेपर वर्क बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है ना, मतलब कि फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर टू अ गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू, थ्योरेटिकली ट्रू है, बट प्रैक्टिकली अगर लाइफ में बात करें तो मेजर शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट के हैं, तो भाई बहुत टाइम लगता है प्रैक्टिकली अगर बात करें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट, खुशी थर्ड पॉइंट पढ़ दो बेटा, लास्ट पॉइंट है ऑफ द डे। Board packed with government representatives. The board of directors in government companies is appointed by the government. So these directors always try to please the government rather than improving efficiency of the government company. Suitability, the government company suitable form of organization. First, where government wants to control the company in the private sector without nationalism. Second, where government wants to go for a collaboration with private enterprise. Third, where the project requires government planning and funds. हाँ देखो क्या बोल रहा है इसमें, तो ये एक डिसएडवांटेज बता रहा है, कह रहा है बोर्ड पैक्ट विथ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, वो क्या है, ज्यादातर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, वो ज्यादातर क्या है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। देखो लिखा है ना उसने, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इन गवर्नमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। सो दीज डायरेक्टर आर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट, हमेशा बस क्या है, गवर्नमेंट की जय जयकार करो, रादर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो एयर इंडिया क्यों डूब रही है, क्योंकि बस गवर्नमेंट की जय जयकार हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा। कहानी का मतलब क्या है सर, सरकारी कंपनी है, जबकि लीगली अगर हम लोग बात करें तो पूरी सरकारी नहीं है, 51% पैसा है बस सरकार का, वहां पे 51% पैसा किसका है, सरकार का है। आप पूरा होली गवर्नमेंट नहीं बोल सकते उसको, पर लोगों का कहना है, मतलब सीधी बात है, सरकारी कंपनी है और सब कुछ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो भी सरकार के बैठे हुए हैं, तो बस सरकार का क्या है, गुणगान चल रहा है। पहला क्या है, गवर्नमेंट वांट कंट्रोल, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बना के रखती है इसके ऊपर, ठीक है ना, विदाउट नेशनलाइजेशन। वेयर गवर्नमेंट वांट टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज, तो जब गवर्नमेंट बहुत कम जाती है प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन करने। अब जैसे एयर इंडिया है, तो भाई जब एयर इंडिया की फ्लाइट यहाँ पे आती है, अपने दिल्ली में आती है, लैंड करती है फ्लाइट, तो आपको पता है जब फ्लाइट लैंड करती है तो एक एरोप्लेन के पास एक बस खड़ी होती है, जो पैसेंजर को कहाँ तक लेके जाती है, एयरपोर्ट तक लेके जाती है, जो, और वहां पे नीचे भाई सीढ़ी लगानी पड़ती है एरोप्लेन से उतरने के लिए, उस वो भी क्या है, काम है। और जो ये यहाँ पे लगेज, ये सारा काम हो रहा है, तो ये भी तो क्या है, एक काम है।
तो यहाँ पे इसके लिए किस अथॉरिटी को इन्होंने हायर किया है, क्या इन्होंने प्राइवेट इंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है या नहीं कर रखा। वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट प्लानिंग और फंड्स करने की, फंड्स भी चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये डीमेरिट्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे ढंग से नहीं हो पाती है। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं हो पाती ये सारी चीजें ढंग से, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो रिप्रेजेंटेटिव है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर वो किसके हैं, गवर्नमेंट के। खुशी समझ में आ गया। यस सर। तो बेटा हम लोगों ने ये डिफरेंस बिटवीन भी हमने कर लिया था, तो आज का आपका होमवर्क है यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। एक बार ये जो डिफरेंस आपको दे रखा है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर, ये भी आप पढ़ लेना। और कल की क्लास के अंदर बिजनेस का हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, और कल हमारी दोनों क्लास होगी, बिजनेस का ये चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ में हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, साथ में हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, अपना डिमांड का चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कल की क्लास में चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और उधर इकोनॉमिक्स में डिमांड का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अकाउंट्स के अंदर आप अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हो, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो इस सैटरडे देखते हैं, आपका टेस्ट रख सकते हैं, शायद इस सैटरडे आप तैयारी कर लेना अकाउंटिंग इक्वेशन का, शायद कह रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है, कल बताऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट हो सकता है। दीपांशु आपने भी कर लिया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, या कितना रह गया आपका?